महादेवी तुम कविता लिखती हो? मैंने डर के मारे कहा नहीं। फिर उसके बाद जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं वैसे उसको पकड़ करके, अब उस मोमेंट में उसको लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि सीनियर है, लेकिन वो सीनियर का वो प्यार दिखाने का तरीका है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, ठीक है। फिर क्या, फिर तो फ्रेंडशिप हो गया, तो फिर तो कुछ सीनियर जूनियर रहता नहीं है। क्रॉस पेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे बाकी गर्ल्स जो है वो खेलती, जब बाकी बच्चे खेलते थे तो ये लोग दोनों जान अपना बैठ करके पोएम बनाने का, तुक मिलाने का, एक लाइन हम बोले तो इससे मिलता जुलता। और उसमें एक मैगजीन पत्रिका निकलता था, उसका नाम था स्त्री दर्पण, जैसे बहुत सारा मैगजीन निकलता है। तो उसमें वो लोग भेज देते थे अपना जो भी पोएम तैयार होता था, और वो छप भी जाता था, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें उनमें जाने लगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मतलब जो ग्रेट पीपल है उनका लाइफ, अभी वो लोग स्कूल में ही हैं और कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, तो अभी बड़ा बात हो गया। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, 1917 में यहाँ हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। 1917 में यहाँ आई थी, यहाँ आई थी मतलब हॉस्टल का बात कर रही शायद। जन्म कब हुआ था? 1907 में ना। हाँ, तो 10 साल की थी तब वो आई थी। कौन से दर्जे में आई थी? फिफ्थ। तो इससे सब क्लियर हो गया यहाँ पे, फिफ्थ क्लास में 10 साल की होगी। तो हिंदी का यहाँ प्रचार प्रसार, हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसपेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते थे। कवि हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कवि श्रीधर पाठक होते थे। और यहाँ जो नाम दिया ये लोग भी बड़े लोग ही हैं हिंदी के फील्ड में, हरिऔध जी और श्रीधर पाठक। कवि रत्नाकर जी होते थे। तो कवि सम्मेलन में वो लोग जब होने लगा तो वहाँ से टीचर, स्कूल की टीचर लेके जाती थी। तो जो भी मतलब टैलेंटेड बच्चा उसको टीचर लेके जाते ही है दूसरी जगह, किसी भी फील्ड में। अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के फील्ड में टीचर लेके जाएगा। एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है तो उसमें, जैसे अभी 3rd मार्च था और एक था कि जब हम स्कूल में थे उस समय टाटा स्टील का 100 साल शायद पूरा हुआ था। टाटा स्टील का जो प्लांट है उसका 100 साल पूरा हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में मतलब उस पर कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था, एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था एक्सेल में। एक्सेल सुने हो? साक्षी में। तो वहाँ से हर स्कूल से लोग गया था, तो हम लोग के स्कूल से भी हम लोग भी गए थे। और हम लोग एक टीचर, साइंस की टीचर हम लोग को लेके गई थी। तो वही सब दिया हुआ कि टीचर के साथ वो बच्चा जाता है। तो कभी कोई अध्यक्ष होता था, कभी रत्नाकर जी कवि सम्मेलन के अध्यक्ष होते थे। इसके अलावा यहाँ महात्मा गांधी का भी इंट्रोडक्शन था कि सत्याग्रह आरंभ हो गया था। उसके उपरांत ठीक 1917 के बाद सत्याग्रह आरंभ हो गया था। और आनंद भवन एक है जगह, वो स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। वहाँ से जो भी एक्टिविटी करना है वहीं से होता था, आनंद भवन से होता था। तो सत्याग्रह हो गया था और स्वदेशी वाला बात होता था। तो हिंदी अपना देश का भाषा है तो हिंदी का उसमें प्रचार होता था। हाँ, अब आते कवि सम्मेलन। कब कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज मिलता था महादेवी को, और 100 से कम मतलब अवार्ड्स नहीं मिला होगा, ऐसा बता रही है। एक बार की घटना याद आती है कि ये कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है।
कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे। अब मैं क्या करती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब चाय पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाय फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो सुने होगे, अभी समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो उसमें वही है कि अभी तो बच्चा ही है, स्टूडेंट ही है, तो एक प्राइज हर बार मिल जाता है। एक बार क्या हुआ कि प्राइज में उसको चांदी का कटोरा मिला, तो चांदी का कटोरा मिला तो बहुत कीमती प्राइज हो गया और बहुत सुंदर भी था। और उस दिन मतलब लिखा था कि जो सुभद्रा थी वो ज़्यादातर नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, तो वो आकर के अपने दिखाई सुभद्रा को कि देखो ये मिला मेरे को प्राइज में। तो बोली कि ठीक है चलो बहुत अच्छा है, तो चलो इसमें अब तुम मेरे को खीर बनाओ और खिलाओ। उसी उसी के हाल फिलहाल में कौन आ गया, महात्मा गांधी आए वहाँ पे। तो वो आते थे तो चंदा वंदा लेने आते थे अपना आज़ादी का लड़ाई के लिए। तो ये लोग भी स्टूडेंट ही, तो अपना भी इनका जो पॉकेट मनी में से कुछ कुछ बचता था तो दे देते थे। तो इस बार वो बहुत एक्साइटेड थी और वो जा कर के दिखा दी। ठीक है, दिखा दी, उसको लगा कि तारीफ़ करेंगे, लेकिन वो तो मांग लिए। ठीक है, चांदी को मतलब क्या है, कीमती चीज़ है कि दे दो, इसमें त्याग कर दो आज़ादी का, इस तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। ठीक है, तो उसको क्या तारीफ़ सुन, मतलब अच्छा है तो तारीफ़ सुनना चाहेगा ना कि कविता मेरा देखते हैं, प्रशंसा करते हैं। वो कटोरा देख के मतलब कविता वगैरह कुछ पूछे नहीं, तारीफ़ भी नहीं मिला, बोले कि क्या है, इसको दे दो अगर देना चाहो तो, क्योंकि पॉकेट मनी तो वो लोग देता ही था ना, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन, चंदा, तो यही वाला दे दो, आज़ादी की लड़ाई में काम आ जाएगा। तो तो उसको थोड़ा सा मतलब ये लगा कि मतलब अच्छा का यहाँ पे फीलिंग्स है कि थोड़ा सा मेरे को मतलब तारीफ़ नहीं मिला। बट बाद में उनको अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक बड़ा काम तो किए हैं, हम दे दिए आज़ादी का इसमें। तो यहाँ पे सुभद्रा जी बोले कि और जाओ दिखाने, तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग कमेंट करते हैं हाँ और जाओ दिखाने बहुत गई थी दिखाने के लिए, तारीफ़ मिलेगा जाओ, तो मतलब ऐसे थोड़ा मजाक हो गया। तो फिर भी मन में मन ही मन हमको क्या हो रहा था, हमको खुशी हो रहा था कि हम एक अच्छा काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिए। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। और जबुनिसा से ऐसा लग रहा कि मुस्लिम नेम है शायद, पता नहीं, क्लियर नहीं है। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख लेती थी वह, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। तो कुछ समय के बाद सुभद्रा जो थी वो हॉस्टल छोड़ करके कहीं और चली गई, शिफ्ट हो गई होगी क्या दूसरा जगह एडमिशन। तो उसके जगह पे कोई एक और लड़की आ गई, वो मराठी लड़की थी। ठीक है, अब इसमें वो जो लड़की थी काफ़ी हेल्पिंग नेचर की थी, बहुत सा काम उसका कर देती थी, तो उसको अपना पोएम वोएम लिखने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता था। ठीक है, और इसके अलावा मराठी थी तो उससे मराठी भी थोड़ा बहुत तो सीखने लगी। ऐसा होता भी, अगर रूममेट सपोज बंगाली है तो, या किसी दूसरे जगह से आया है तो आदमी उसका लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सीख जाता है। उसके बाद दिया है, मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम जेबुन, जब इकड़े तिकड़े या लोकल लोकल जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वह देसी कवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो वहाँ पे एक उस्तानी जी थी, उस्तानी जी का क्या मीनिंग है तूने दिया हुआ, तो उसका नाम दिया है जीनत बेगम। और एक हो गया जीनत बेगम, एक हो गई जीनत बेगम, और एक वो जो नया रूममेट आई थी जेबुनिसा जेबुन। तो आगे लिखा है जेबुन जब इकड़े तिकड़े लोकल लोकल जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती। तो मराठी लोगों का हिंदी देखे होगे फिल्म में देखने को मिलता है, बॉलीवुड फिल्म में ज़्यादातर तो महाराष्ट्र में शूटिंग होता है, तो उन लोगों का हिंदी देखिए, मराठी लोगों का हिंदी कैसा होता है।
अपुन बोला ऐसे करके, ये सब क्या है, मराठी है। जो अपुन ये जो है मराठी ये चीज़ है। और क्या उसमें वो लोग बोलता है तो याद नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब कि वहाँ से आया तो वो हिंदी बोलेगा तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उसका मराठी वाला आ जाएगा, ठीक है। खास करके जो फिल्म देखोगे बॉलीवुड, तो उसमें जो नॉर्मली तो हिंदी बोलता है, लेकिन उसमें जो गुंडा वाला कैरेक्टर होता है, गुंडा तो उतना पढ़ा लिखा होगा नहीं, तो वो जो बोलता है तो वो जो हिंदी बोलता है वो मराठी वाला हिंदी बोलता है। तो इकड़े तिकड़े लोकल लोकल क्या है, ये मराठी का शब्द है। तो हिंदी बोलती होगी तो हिंदी में सब शब्द को लेकर के आ जाती होगी। तो उस पर वो कमेंट करती थी, कौन, उस्तानी जी, एक उस्तानी जी भी थी ना, याद आ रहा। तो वो कमेंट करती थी, टोके बिना न रह जाता था, टोकती थी वह देसी कौवा मराठी बोली। तो जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है, जेबुन मराठी महिलाओं की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह दिखा रहा है कि उस समय यूनिफॉर्म स्कूल में, क्योंकि अब एकदम सीनियर हो गया होगा, कॉलेज वॉलेज में चल गया होगा, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। या मैं भी हॉस्टल में वो लोग पहन के रहता होगा साड़ी। तो अब इसमें एक क्या चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग जो रीजन है वहाँ पे लोगों का ड्रेस करने का तरीका अलग होता है। जैसे मान लो कोई धोती पहनता है तो बिहार में कोई दूसरे तरह से पहनेगा, लेकिन साउथ इंडिया में दूसरे स्टाइल से पहनेगा। साड़ी का भी वही चीज़ है, बंगाल में अलग स्टाइल से पहना जाएगा। तो मराठी जो मराठी की तरह पहनती थी, वही बात इसमें लिखा हुआ है। कहती थी मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है सांप्रदायिकता, संप्रदाय से बना है, कम्युनिटी से बना है, कि हम हिंदू, मुसलमान, हम बंगाली, बिहारी, उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं। तो क्या कह रही, उसमें यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। यहाँ पे देखिए मराठी आई और मिलजुल के रहती थी, मुस्लिम वगैरह थी। जो अवध की लड़कियाँ थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली में बोलती थी। कोई और अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में। हाँ, यह बहुत बड़ी बात थी। तो क्या बड़ी बात थी वो देख। तो सांप्रदायिकता मतलब नहीं थी कोई कहीं से आया हॉस्टल में, तो कोई बिहार से आया है, कोई उधर से आया है, कोई राजस्थान से आया है, तो कोई अवध से आया है, कोई बुंदेलखंड से आया। तो जो अवध से आया वो अवधी, अवधी भाषा में, जो बुंदेलखंड से बुंदेलखंड बुंदेली में, ठीक है। तो क्या बड़ा बात था, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे, ठीक है। हम लोग का जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था। उर्दू भी हम लोग को पढ़ाया जाता था, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। समझ आ क्या बड़ी बात थी क्या? कि जो भी कहीं से भी आया उसको अपना लैंग्वेज आता था, लेकिन हम लोग का मेन सब्जेक्ट हिंदी था और जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ सब अपना अपना भाषा में ही बात करता था, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। अपनी भाषा समझता कैसे था लोग, ये बहुत बड़ी बात थी। जो मराठी आएगा मराठी में बोलेगा तो दूसरा इंसान कैसे समझेगा। आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उर्दू तो उसको सिखाया जाता था ना, क्या मौलानी से, मौलाना इसमें कहाँ आ गया? वो उसको सिखाने आए थे, उनका क्या नाम था? वो तो जब बच्ची थी तब ना। हाँ। यहाँ स्कूल में सिखाया जाता था, कॉलेज में, हॉस्टल में। तो उर्दू क्या है कि उस समय इम्पोर्टेंट लैंग्वेज था, अब तो नहीं है, क्योंकि उसमें मुस्लिम इन्फ्लुएंस था तो उर्दू भी पढ़ाया जाता था, संस्कृत भी पढ़ाया जाता था। तो परंतु हम आपस में अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात यही है कि उसमें मतलब सब कोई मिलजुल के रह रहा है, वही कहने का मतलब है। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, ठीक है। यही सब है बड़ी बात। एक ही जगह खाते थे, कोई यहाँ पे सांप्रदायिकता वाला बात नहीं था, बिहारी बंगाली, ये सब होता है। फिर अगर कोई आदमी चले जाएगा हॉस्टल में तो ये सब होता है। एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ में आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था
और मैं जब विद्यापीठ आया, विद्यापीठ कोई इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि सीनियर हो गई होगी, वहाँ से निकल गई होगी तो दूसरी जगह चली गई होगी। तो लिखा है कि मैं बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। उसने बताया नहीं कौन सा बचपन का बात कर रही है, कौन सा काम का बात। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। तो बचपन का एक और संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, ठीक है। कोई जगह होगा वहाँ के जवारा के नवाब, नवाब मतलब मुस्लिम, राजा नहीं, नवाब लिखा मतलब मुस्लिम रूलर को नवाब बोला गया है। तो उसमें क्या लिखा है, उनकी नवाबी छीन गई थी। तो इससे क्या समझ में आया कि अंग्रेज लोग जो तरह तरह का पॉलिसी वो लोग लाते थे और राजा को किसी भी तरह से हटा देते थे, उसका जो राज्य है उसको हड़प लेते थे अलग अलग पॉलिसी ला करके। तो वही बात लिखा है, उनकी नवाबी छीन गई थी और उनका मतलब जो भी प्रॉपर्टी है सब वो लोग ले लेते थे और उनको किसी बंगला उंगला में रख दिया जाता था और सैलरी वगैरह उनको दिया ताकि उनका खर्चा निकल सके। तो वही बात लिखा हुआ कि उनका नवाबी मतलब छीन लिया गया था और उनको एक बंगला में रहना पड़ता था। अब बंगला हम लोग देखेंगे तो बंगला तो भाई बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन राजा के हिसाब से सोचो तो उसके लिए तो गरीबी हो गया ना, उस महल में रहता था। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहते थे हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। सांप्रदायिकता का माहौल नहीं है, वो चीज़ बताने की कोशिश किया गया है, हिंदू मुस्लिम है। तो उसकी जो वाइफ है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ताई ताई कह रहे हैं। और उसके जो बच्चे हैं वो हमारी माँ को क्या कह रहे हैं, चची जान कह रहे हैं। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी बहुत कट्टर माहौल हो गया है। हम लोग बोलेंगे नहीं राखी तो हमारा फेस्टिवल नहीं है, दूर रहो, होली हमारा फेस्टिवल नहीं है। बट उस समय सब मिला जुला देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कोई मुस्लिम अभी राखी बांधने के लिए बोलेंगे तो दूर भाग जाएगा ना, मतलब हिंदू फेस्टिवल है, हमको मतलब ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे, राखी बांधना है। और उसके घर में एक लड़की थी महादेवी और उसके घर में एक लड़का था। तो जब आदमी ऐसे रहता है तो क्या होता है, वो भाई बहन वाला हो जाता है। तो बोल रही कि इसको बांध दो राखी, मुस्लिम मदर जो है वही बोल रही है, ठीक है। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए, उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, वही कहती थी, जो नवाब बेगम साहिबा थी वही कहती थी, ठीक है। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएँ तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी कट्टरता वाला माहौल नहीं है, दूसरे का फेस्टिवल को बिल्कुल अपना समझ रही है, हिंदू का फेस्टिवल को अपना समझ रही है। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बनवाने के लिए, फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके आने के पहले उतना ये चीज़ नहीं था, घुला मिला हम लोग रहते थे। वो लोग थोड़ा सा एक ही है ना, जिसको फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो चीज़ वो लोग ज़्यादा किए, ज़्यादा भड़का दिए हैं। उसी की वजह से तो फिर सब पाकिस्तान वगैरह बनना पड़ा। भाई फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे, ठीक है। उनका फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल, ये माहौल था उस समय। अंग्रेज़ लोग पूरा बिगाड़ दिया आकर के। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, मतलब उसका हुआ, जो बेगम साहिबा थी, समझ रहे हो ना, उस फैमिली में हुआ। तो वो अपना भाई कह रही है, मतलब इतना घुला मिला माहौल है। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, ठीक है। तो दुल्हन है मतलब कोई दुल्हन यहाँ पे मूवी क्या होता है कि जो छोटी है, क्योंकि हमारे पिताजी को क्या कह रही देवर, तो वो हो गया, फिर जेठानी वगैरह हो गया। तो जो छोटी है उसको क्या वो दुल्हन ही कहते हैं ना, सास भी दुल्हन कहती है और जो ये है जेठानी वगैरह है उन लोग में क्या कह के बुलाती है, दुल्हन कह के बुलाती है। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं।
तो यहाँ बच्चा का बात किया जा रहा है। जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। ठीक है, तो हिंदू नाम यहाँ पे रख रही है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जिनके ताई चाची नहीं होती हैं, तो ताई चाची इसमें किसको कहा जा रहा है? ताई तो उसको कहते थे ना, बेगम साहिबा को ताई कहते थे, और चाची वो लोग इसको कहता था, महादेवी की मदर को। अब बच्चा किसके घर में हुआ है? बेगम साहिबा के घर में हुआ है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। फिर हम एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ का तो वही मतलब नहीं कर रहा है। ताई साहिबा ने पिताजी से देवर साहब कहो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। नेक वगैरह क्या है सब। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ठीक है, तो जो बच्चा था वो बड़ा होकर के नाम वो दी थी, मुस्लिम जो थी वो नाम दी थी। ठीक है, वही नाम वाला जो बच्चा आगे चल के कुछ बड़ा आदमी बना, दिया हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी वाइस चांसलर रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला। हाँ, इसके घर में हुआ, जो भाई हुआ महादेवी का भाई था, मनमोहन। ठीक है, समझ रहे हो? कोई कन्फ्यूजन है? बोलो। लेकिन यहाँ पे लिखा है फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ मतलब वो जगह का बात कर रही है जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ हुआ, उस सेंस में कर रही है। ठीक है, वो लोग कहाँ रहते थे? जवाहर के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी, वे बेचारे बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, ठीक है, तो उसी का भाई हुआ था, मतलब महादेवी के घर में ही बच्चा हुआ था ये सब। और नाम कौन रखा? नाम वो रखी, तो काफ़ी घुला मिला माहौल था। तो वही आगे बता रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया, कि जो मेरी मुस्लिम आंटी थी वही दी थी, वही नाम चला। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। ठीक है, उनके घर में हिंदी भी चलता था, उर्दू भी चलता था, और जो बोलचाल का भाषा था वो अवधी था। तो अवधी इंडियन लैंग्वेज हो गया, मतलब हिंदू से रिलेटेड हो गया। तो बोलचाल में हम लोग क्या बोल रहे हैं? अवधी बोल रहे हैं। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। ठीक है, आज की स्थिति मतलब जब ये लिख रही हैं, आज का स्थिति मतलब आज का तो बात छोड़ दो, जब वो लिख रही थी तब तक भी स्थिति बहुत बदल गया था। ठीक है, कब लिख रही होगी? जब तब तक देश सजा तो हो ही गया होगा। ये बुढ़ापे में लिख रही होगी पक्का। बुढ़ापे में आदमी याद करता है बचपन का टाइम। तो उस समय तक भी, कहने का मतलब उस समय तक भी देश का स्थिति बदल गया था, अंग्रेज लोगों को पूरा बिगाड़ दिया था। लेकिन अपना वो याद क्या कर रही कि उस समय ऐसा माहौल था कि अभी अगर हम लोग इमेजिन करें तो ऐसा लगता था कि वो तो सपना था कि इतना घुला मिला माहौल, हिंदू मुस्लिम, ऐसा मतलब कोई है ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं है, आदमी अपना ही समझ रहा है। और अगर अभी देखें तो ऐसा लगा कि वो तो एक सपना ही था, है ना? तो उस समय तक भी, मतलब उनके टाइम तक भी ऐसा ये हो गया था, जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। आगे कुछ चैप्टर एंड हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड हो रहा है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। ठीक, इससे क्या समझ रहे हो? जो लास्ट में लिखा है, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। मतलब अगर उस टाइम से आज तक भी अगर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते तो देश में देश का दंगा फसाद नहीं होता। बंटवारा नहीं होता। सबसे बड़ा तो ये ना जो पाकिस्तान बन गया है, वो दुश्मन बन के बैठा हुआ है, जो सब अंग्रेज़ों की वजह से हुआ है, वही लोग ये सब किए हैं। तो भारत की कथा कुछ और होती, यहाँ से चैप्टर एंड हो गया। और यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख सकते हैं, या कोई दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दूसरी
एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब, लगभग हम हर चीज़ पे इस पर कवर किए हैं। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट हमको लगा उसको हम रोक करके एक्सप्लेन किए थे। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो समझना है। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं, इस कथन के आलोक में, इस कथन के लाइट में राइटर का बात हो रहा है। आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। डिस्कस किए ही थे कि उस समय बहुत बुरा दशा था, परम धाम भेज दिया गया। हालांकि आंसर लिखते समय वो स्टेटमेंट नहीं यूज करना है, तो फनी स्टेटमेंट हो गया परम धाम। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियाँ हैं? आज कैसी परिस्थितियाँ? आज बिल्कुल बदल गया है, माहौल आज बदल गया है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? इसका क्या आंसर हो सकता है? क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा रहती थी घुल मिल के। हाँ देखो, ये चीज़ है कि लिटरेचर में वही कि डायरेक्ट उसमें नहीं लिखा हुआ है। यदि हम लोग पढ़ते पढ़ते साफ दिख रहा था कि माँ से ज़्यादा लगाव था। पूजा करती थी माँ तो वो भी बगल में बैठी रहती थी। माँ पाठ करती थी तो सुनती थी। हिंदी पंचतंत्र की कथा कौन दिया? माँ ही दी उसको पढ़ने के लिए। संस्कृत गीता वगैरह पढ़ती थी तो संस्कृत, तो माँ से लगाव, मेन जो चीज़ है वो माँ से लगाव। ठीक है, अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कुछ याद आ रहा? ये विशेषताओं मतलब वो जो करती थी, मतलब वो पूजा पाठ करती थी, गीता क्या वही सब होना चाहिए और तो कुछ अलग से है नहीं। धार्मिक स्वभाव की पूजा पाठ में ज़्यादा करती थी और लिखती भी थी वो, गाती भी थी। ये सब आ जाएगा। मीरा का पद गाती थी वगैरह, सुबह में प्रार्थना वगैरह होता था। जवाबा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? इसमें आराम से लिख सकते हैं बहुत सारा बात, क्योंकि आज काफ़ी कट्टर माहौल हो गया है। आज ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे का फेस्टिवल पर्व त्यौहार मना सकें, और भी इसमें बात बना के आंसर लिखा जा सकता है। दूसरा स्टार्ट करें ना। कौन सा है देख लो। ये प्रेमचंद वाला चैप्टर कर चुके हैं। और ये दो बालकों की कथा मेरा हाफेरली में आया था। उसके बाद पोएम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पोएम टाइप में जो भी दुआ वगैरह। मिला कुछ सिलेबस है? सिलेबस वो फोन में होगा, देख लो फोन।